अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा है, जेडी वेंस के साथ मुलाकात करने पहुंचा है अमेरिकी डेलीगेशन। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर ये प्लेन पहुंचा। अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जेडी वेंस। शहबाज शरीफ से मिलेंगे दोनों डेलीगेशन। ईरान अमेरिका के डेलीगेशन मुलाकात करने वाले हैं। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत के लिए मंच सज चुका है। बड़ी खबर यह है कि अभी अमेरिका का पहले डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिका डेलीगेशन पहुंचा और इधर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है। बातचीत से पहले अमेरिका के सामने ईरान ने शर्तें रखी हैं। ईरान के स्पीकर गालिबफ का कहना यह है कि पहले लेबनान में सीज फायर, फिर बातचीत। वहीं डील से पहले ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। ट्रंप का यह कहना है कि ईरान केवल बातचीत के लिए जिंदा है। और इस बीच ईरान की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान की 4 शर्तें मान ली हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ भयंकर अविश्वास है। आज होने वाली बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो भीषण हमले होंगे। डील से पहले ट्रंप की ओर से वार्निंग पर वार्निंग दी जा रही है। एक के बाद एक कई वार्निंग दी गई है। और ऐसे में कैसे बनेगी बात? कहीं ट्रंप की इन धमकियों से बात बिगड़ तो नहीं जाएगी? सवाल ये कि क्या गन पॉइंट पर पीस डील होगी? इस्लामाबाद में डील लॉक होगी या फिर डेडलॉक होगा? स्नूज़ो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। और ये एयरपोर्ट की तस्वीर है जब प्लेन लैंड हुआ। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे और उन्हीं की अगुवाई में डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है और पाकिस्तान पहुंचा है अमेरिका का डेलीगेशन। और ऐसे में रावलपिंडी का ये नूर खान एयरबेस आप देख रहे हैं जहां पर अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा है और इस डेलीगेशन को खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लीड कर रहे हैं। जेडी वेंस शहबाज शरीफ से मिलेंगे, दोनों डेलीगेशन की मुलाकात होगी। ईरान अमेरिका की डेलीगेशन का भी आमना सामना होगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत के लिए मंच सज चुका है। बड़ी खबर यह है कि अभी अमेरिका का पहला डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिका डेलीगेशन पहुंचा है। इधर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है। बातचीत से पहले अमेरिका के सामने ईरान ने शर्त रख दी है। ईरान के स्पीकर गालिबफ का कहना है कि पहले लेबनान में सीज फायर, फिर बातचीत होगी। वहीं डील से पहले ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान केवल बातचीत के लिए जिंदा है। और इसी बीच ईरान की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान की 4 शर्तें मान ली हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ भयंकर विश्वास है। आज होने वाली बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो भीषण हमले होंगे। डील से पहले ट्रंप की ओर से वार्निंग पर वार्निंग दी जा रही है। और ऐसे में कैसे बातचीत बनेगी? कहीं ट्रंप की इन धमकियों से बात बिगड़ तो नहीं जाएगी? सवाल यह भी कि क्या गन पॉइंट पर यह पीस डील होने वाली है? इस्लामाबाद में डील लॉक होगी या फिर डेडलॉक होगा? यह सबसे बड़ा आज का सवाल है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के पीएम से दोनों प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। शहबाज शरीफ से दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स मिलने वाले हैं। दोनों डेलीगेशंस अलग अलग मिलेंगे। पाकिस्तान से पीएम से पाकिस्तान के मुलाकात होगी। आपको बता दें कि पीएम से मुलाकात होगी, साथ साथ पाक पीएम से बैठक के बाद ईरान यूएस की भी बातचीत होगी। दोपहर 1 बजे शहबाज से डेलीगेशन की मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पीएम से मिलेंगे दोनों प्रतिनिधिमंडल। शहबाज शरीफ से मिलेंगे दोनों प्रतिनिधिमंडल, अलग अलग मिलेंगे। पीएम से मिलेंगे, बैठक के बाद ईरान यूएस की वार्ता होगी। दोपहर 1 बजे शहबाज से मिल सकते हैं डेलीगेशन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पीएम से दोनों प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होने वाली है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीस डील होगी, डील लॉक होगी, डेडलॉक होगा? अमेरिका वर्सेस ईरान की अगर बात करें तो शांति या फिर समझौता होगा? लेकिन सवाल तो यही है कि क्या गन पॉइंट पर रखकर शर्तें मनवाई जा सकती हैं? तो बड़ी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में इस बीच आप देखिए किस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं। उन खबरों के बीच में अब अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो भी पहुंच चुका है। ईरानी डेलीगेशन पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गया था और इस पर गालिबाफ बोले हैं कि हमारी नीयत अच्छी है लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, गालिबफ की ओर से कहा गया है। ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ कर रहे हैं और उनके साथ अब्बास अराक्ची भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और विदेश मंत्री इरशाद डार ने उनका स्वागत किया था। और अब ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप देखिए किस तरीके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, हालांकि ये फाइल फुटेज है, लेकिन जेडी वेंस इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के साथ सीज फायर पर बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल कल देर रात इस्लामाबाद पहुंचा था। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ खुद कर रहे हैं।
उनके साथ अब्बास अराक्ची भी पाकिस्तान पहुंचे और इसके साथ ही कहा गया कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब वॉशिंगटन तेहरान की पूर्व शर्तों को स्वीकार कर लेगा। वॉशिंगटन तेहरान की पूर्व शर्तों को स्वीकार कर लेगा। एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इसहाक डर ने उनका स्वागत किया है। तो इससे जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले रूस का बयान सामने आया है। वार्ता के सभी पक्ष जिम्मेदार होंगे, जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें, रशिया ने कहा है। वार्ता संकट के समाधान का मौका दे सकती है, रशिया कह रहे हैं। विवादों का समाधान राजनयिक माध्यम से हो सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि अगर अभी तक के बातचीत में देखें तो भारत का भी यही स्टैंड रहा है। हर संकट का सॉल्यूशन डेलीगेशन के बीच वार्ता है, बातचीत है, और यही रूस भी कह रहा है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले रशिया का यह बयान सामने आया है। वार्ता के सभी पक्ष जिम्मेदारी से व्यवहार करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या यह जिम्मेदार व्यवहार हम अमेरिका से उम्मीद कर सकते हैं? जिम्मेदार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आमतौर पर यू टर्न लेने के लिए, मूडी व्यवहार के लिए जाना जाता है, और ऐसे में क्या ये जिम्मेदार रवैया अमेरिका की ओर से भी दिखाया जाएगा? वार्ता संकट के समाधान का मौका क्या रशिया दे सकता है? विवादों का समाधान क्या हो सकता है? राजनयिक माध्यम से होना चाहिए हर विवाद का हल। तो इस्लामाबाद में शांति बनेगी या फिर ये जो शांति है ये आने वाले समय में बिगड़ती हुई दिखाई देगी? अमेरिका वर्सेस ईरान, शांति या समाधान, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है, शांति का रास्ता निकलेगा वार्ता संकट के बीच में। ये बड़ी अपडेट आ रही कि जेडी वैंस अपने डेलीगेशन के साथ पहुंच गए हैं। रावलपिंडी के आपने नूर खां एयरबेस पर उनको देखा, और इससे पहले गालिबफ साथ साथ अब्बास अराक्ची भी पहुंचे हैं पाकिस्तान। लेकिन बहुत क्लियर है, एक तरफ अमेरिका अड़ा हुआ है कि ईरान नहीं माना तो हमले होते रहेंगे। सवाल यह भी कि क्या गन पॉइंट पर हमले करेंगे? दूसरी बड़ी बात यह कि ईरान की ओर से यह कह दिया गया है कि जब तक तेहरान की पूर्व शर्तों को नहीं माना जाता, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में दोनों पक्ष आपस में अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, और ये स्टैंड किसी ना किसी को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। कुछ पॉइंट पर संभवतः अमेरिका झुके, कुछ पॉइंट पर ईरान झुके, तभी संभव है कि बातचीत आगे बढ़ सकती है या बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। नहीं तो डेडलॉक वैसा का वैसा बना रहेगा जैसा कि अभी तक कई दौर की वार्ता के दौरान बना रहा, चाहे कतर में बातचीत हो या इसके अलावा कई दौर की बातचीत की बात जिस तरीके से अमेरिका करता रहा है, नेतन्याहू करता रहा। हालांकि यहां पर होना इजराइल को भी चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से एक तरफ पीस की बातचीत की गई, एक तरफ डेलीगेशन की बातचीत की गई, मध्यस्थता की बातचीत की गई, और उसके बाद इजराइल को कैंसर कह दिया गया, और उसके बाद फिर दबाव में आकर ये पोस्ट डिलीट भी की गई। तो इजराइल ने नामुनासिब समझा पाकिस्तान जाना, क्योंकि इस तरह का बर्ताव अगर पाकिस्तान की ओर से, किसी भी देश की ओर से, किसी दूसरे देश की ओर से, किसी दूसरे देश के लिए किया जाता है जिसको वो देश के तौर पर, गेस्ट के तौर पर आमंत्रित कर रहा हो, उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ये किसी को भी गवारा नहीं होगा। तो इजराइल ने तय किया कि वो नहीं आएगा। लेकिन सवाल यहां पर अब इस बात को लेकर है कि ट्रंप क्या करते हैं? क्या ट्रंप अपनी मनमानी करते रहते हैं? क्या ट्रंप अपनी वो शर्तें मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली शाह सर, देखिए जिस तरीके से आज ये डेलीगेशन पहुंचा है पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आपने शर्तें नहीं मानी तो हम अटैक्स पर अटैक करेंगे। ऐसा लग रहा है कि गन पॉइंट पर रखकर शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गालिबाफ ईरान के जो स्पीकर हैं, साथ साथ अब्बास अराक्ची कहते हैं कि हमारी यानी कि तेहरान की पूर्व की शर्तें अगर नहीं मानी गई तो हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत में आगे नहीं बढ़ेंगे। सर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कुछ कुछ पॉइंट्स पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कैसे बढ़ेगी ये बातचीत आगे, आपको क्या लग रहा है? आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, आप देखिए, जब 2 हफ्ते की सीज फायर की बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले, तो इजराइल ने बात नहीं मानी थी। इजराइल ने फटाफट लेबनान के अंदर हमले करने शुरू कर दिए थे, जहां पे 300 लोगों की मौतें हो गई थी और 1,500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो इजराइल एक संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका को, देखिए आपने हमको कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, आपने हमको हम साथ में कूदे जंग में, हम आपको लेकर आए जंग के अंदर, और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जेडी वैंस को तो भेजा है। अब ऐसा है कि जेडी वैंस की जान को खतरा है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। आप देख तो लिए, ये शांति की वार्तालाप कहां पर हो रही है? हाँ। पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान किस लिए मशहूर है ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर कोई जानता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कानपुर में चमड़ा मशहूर है, नागपुर में संतरा मशहूर है, पाकिस्तान में क्या मशहूर है?
सब किसी भी पूछ लिए आप, बच्चा बच्चा बोलेगा आतंकवाद मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर वहां पर टॉक हो रही है, क्या ये पाकिस्तान की छवि को अलग रूप देने की भी कोशिश हो रही है अमेरिका से? क्या बात क्या है? पाकिस्तान में तो 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, बिलबोर्ड्स है इस्लामाबाद टॉक्स कर कर। पाकिस्तान तो जैसे कि हमारा G20 समिट हुआ था ना, पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी बात है भाई, पाकिस्तान के अंदर सीज फायर की बात हो रही है भैया, बहुत बड़ी बात हो गई। और अगर ये कामयाब हो जाती तो बिल्कुल, तो पाकिस्तान का बहुत नाम होएगा फिर। मगर ये कामयाब नहीं होएगी, अभी आप लिख के ले लीजिए, आप नहीं होएगी, और ज्यादा बेइज्जती होगी पाकिस्तान को फिर। नवाज शरीफ और फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर को और ज्यादा बेइज्जती इसके अंदर होने वाली है। तो अल्टीमेटली ये चाहे जेडी वेंस हो, चाहे यूएन की तरफ से हो, जैसे आपने बताया कि ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं मोहम्मद साहब, उन्हें बोला, तो अल्टीमेटली दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े रहेंगे। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि बात से तो बात आगे बढ़ती है, वार्तालाप, डायलॉग। आप जब मेज पे बैठते हो तभी कई चीजें इसकी उलझ जाती सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मेज पर टेबल टॉक्स कई बार हुई हैं, कई राउंड की बातचीत हुई है, कतर में बातचीत होने की कोशिश हुई और इतनी बार बातचीत हुई। हर बार ईरान एक ही बात कहता है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, और ये बात अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उठने लगी है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स को बदलते हैं, अपने बयानों से यू टर्न लेते हैं और उसके बाद अपने पोस्ट को वो डिलीट कर देते हैं। एक बार में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रूथ सोशल पर वो 1 घंटे में 60 पोस्ट कर देते हैं। सर, क्रेडिबिलिटी बहुत इशू है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। ऐसे में कैसे अमेरिका अपनी बातें मनवाएगा? क्योंकि अंदाज गन पॉइंट पर रखकर अपनी बात मनवाने जैसा ही है अमेरिका का, बातचीत कम दिखाई दे रही है। देखिए, फरवरी के महीने में, शुरुआत की फरवरी में, मेरे ख्याल से 4 फरवरी में ईरान और अमेरिका की मीटिंग भी हुई थी, बैठे भी थे मेज पे, बातचीत भी हुई थी, और दोनों पक्षों ने कहा था कि अच्छी शुरुआत हुई है। बहुत लोग खुश भी थे इस बात से, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए हमको। उसी महीने में, हाँ, ये फरवरी की शुरुआत में हुआ, फरवरी के आखिर में इन्होंने, अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, इजराइल के साथ इनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। तो यानी कि पीठ पे खंजर ठोकने की बात होगी ना ये। हाँ। आप एक तरफ शांति की बात करते हो, इसीलिए क्योंकि वंस बिटन ट्वाइस शाय, इसलिए अब ईरान को भरोसा नहीं रहा, और ये पहले भी कर चुके हैं अमेरिका। और जब ये सीज फायर, 2 हफ्ते की सीज फायर की बात हुई थी ना अभी 2 दिन पहले, तो मैंने तभी कहा था, ये टीवी पे, आपकी चैनल पे था शायद, मैंने कहा था कि मेरे को भरोसा नहीं है कि 2 हफ्ते तक ये चल पाएगा, ये नहीं चलेगा शायद। और वही बात है कि सर, अली सर, आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी इसी पॉइंट को मैं, हमारे सहयोगी विशाल आजम न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विशाल सर कह रहे थे कि 2 हफ्ते भी सीज फायर नहीं चलेगा। सवाल तो यही है कि अगर आप अपने स्टेटमेंट्स बदलते रहेंगे, क्रेडिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तो कैसे ईरान भरोसा करेगा? एक तरफ आप बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप धमकाते हैं। ऐसे में कौन सी बात होती है? गन पॉइंट पर रखकर किसी से बातचीत नहीं की जाती, सिर्फ डराया धमकाया जाता है। बिल्कुल अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम बातचीत सुन रहे थे, आपकी जो बात हो रही थी हमारे विशेषज्ञ से। देखिए, इसमें 2 बात अहम है काफ़ी। पहली बात यह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात को वो समझ नहीं पा रहा है कि जो पोजीशन आज से पहले अमेरिका की हुआ करती थी, यानी ईरान के साथ जो उसका टकराव हुआ, ये 2026 वाला और 2025 वाला भी, तो उस टकराव से पहले जो एक अमेरिका की पोजीशन थी सुपर पावर की, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आई है। ये अमेरिका रियलाइज करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहा मुझे लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, यानी जो पूर्व परिभाषित जो चीज़ें हैं, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, उसके पास वो इकोनॉमी का सबसे बड़ा पावर है। लेकिन जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उस पर बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। अब आप देखिए कि एक ड्रोन के हमले को कितना बड़ा तस्वर किया जाता है, और एक ड्रोन को जिसका खर्चा मतलब $20,000 तक में हो सकता है, उसे मारने के लिए उससे 10 गुना, 20 गुना, यहाँ तक कि कभी कभी 50 गुना ज़्यादा महंगा मिसाइल जो है अमेरिका ने इस्तेमाल किया। तो हुआ क्या है, दरअसल अमेरिका की सोच से बिल्कुल उलट ये जो ईरान के साथ उसका जो संघर्ष करे, हालांकि ये संघर्ष नहीं कहना चाहिए, तो बदाबता एग्रेशन था, जैसा कि ईरान कह रहा है कि हम पर आपने अटैक किया तो ये हमारा, तो इस चीज़ को अमेरिका रियलाइज नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका की इस जंग को खुद अमेरिकन आर्मी या अमेरिका की जनता वो कन्विंस नहीं है कि भाई अमेरिका अगर अटैक कर रहा है ईरान पे तो क्यों कर रहा है, क्या बड़ी वजह है।
आप हमारे लिए किस तरह से और कैसे ईरान थ्रेट था? विशाल विशाल एक चीज आपने अमेरिका की बात की, कई मामलों में इजराइल के मामले में भी ऐसा महसूस होता है कि इजराइल की जनता भी नहीं चाहती कि उनके बेटे, उनके बच्चे अमेरिका के कहने पर इस तरीके से ईरान के साथ लड़ाई में झोंक दिए जाएं। ऐसी भी बहुत सारी खबरें सामने आई थी कि वहां पर भी तनाव दिखाई दे रहा है। देखिए, इसराइल में भी लगातार वहाँ प्रोटेस्ट होते रहे हैं, तेल अवीव में हो, यहाँ तक कि आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन देखिए, होता क्या है कि किसी भी देश में जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अलग अलग, उनकी तादाद या उनकी संख्या, लेकिन ये देखा जाता है कि मेजॉरिटी जो है वो क्या कर रही है या उसका सपोर्ट क्या है। देखिए, जब तक आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है तो आपको लगता है कि वेल एंड गुड, हमारा देश है, हमारा देश कुछ अगर कर रहा है तो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहा है। बट जब आपके ऊपर नुकसान होना शुरू होता है, जब आपके बंकर्स के अंदर में मिसाइलें गिरनी शुरू हो जाती है, तो आपको कहीं ज्यादा लगता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि देखिए, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो करप्शन के मामले में पूरी तरह से मुलविस हैं, उन पर कई तरह के चार्जेस हैं और इतने चार्जेस हैं कि वो उस मामले में अगर ट्रायल होता तो वो जेल भी उनको हो सकती थी। लेकिन खुद इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया था और ये कहा था कि अभी जो सिचुएशन वहां पर है तो मेरे ख्याल से इसको अभी छोड़ देना चाहिए इस मामले को। तो इस तरह के मामले थे। तो अगर यानी कि मुद्दा भटकाने की एक तरीके से विशाल कोशिश की गई थी। लेकिन हम एक बार अली सर का भी रुख कर लेंगे। जैसा कि विशाल अली सर कह रहे थे, एक छोटे से ड्रोन के लिए इतने बड़े बड़े आर्मामेंट्स का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका वो क्लास मॉनिटर है जो हर दूसरे स्टूडेंट को बुली करना चाहता है, लेकिन जब सभी परेशान हो जाते हैं तो दांव उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। दूसरा ये कि क्या अमेरिका के केस में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत फिट होगी क्या? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने और मैं विशाल बिल्कुल। देखिए, अमेरिका जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। क्या है? सर, आपका ऑडियो थोड़ा कम आ रहा है। ये फोन आने लगे इसके लिए माफ कीजिएगा, फोन आने लगे इसके लिए मैं ये अब आवाज बिल्कुल आ रही है सर। ओके, माफ कीजिएगा, ये एक ही टाइम पे मीटिंग शुरू हो रही है तो एक ही टाइम पे सारे चैनल एक ही टाइम पे फोन कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस चुके हैं जी बुरी तरीके से और ये उनके लिए सुनहरा मौका था एक ग्रेसफुल एग्जिट करने का युद्ध में से, जो कि ईरान ने मिट्टी पलेट, ये इजराइल ने मिट्टी पलेट कर दी। इजराइल ने लेबनान पे मारकर मिसाइल मार के 300 कैजुअल्टी हुई है, 300 फेटल, 1500 से ज्यादा ऊपर लोग घायल जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से। तो मिट्टी पलेट कर दी पूरी अमेरिका की, क्योंकि आपने हमको नहीं लिया कॉन्फिडेंस में, ये लिए हम नहीं सीज फायर। लोगों का ये मानना था कि इजराइल मानना पड़ेगा अमेरिका की बात, लेकिन इजराइल नहीं माना। अब जेडी वेंस ने भी कहा, सपोर्ट किया कि भाई हाँ, लेबनान उस सीज फायर एग्रीमेंट में शामिल नहीं था। क्या एक ऐसा प्लान ड्रॉ हुआ था कि क्या कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है? शांति वार्ता की बात क्या होती है? शांति वार्ता की बात ये होती है ना, अब शांति रखें, सीज फायर हो ताकि आगे इनका हो। लेकिन अब वही ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है और मीटिंग करने आ तो गए हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अपना वक्त जाया करने आए हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि आतंक के लिए जाना जाता है, अब वहां पर पीस टॉक रहे हैं तो, और बिफोर द टॉक्स ओनली आपको पता है नतीजा क्या निकलने वाला है। नतीजा कुछ खास निकलेगा नहीं। एक स्ट्रेटेजिकल पॉज का ऐलान हुआ था। स्ट्रेटेजिकल पॉज था जो टाइम वक्त देता है दोनों पक्षों को रीग्रुप, रिकैलिब्रेट, अपने रिकूप करने का, अपनी स्ट्रेटेजी बनने का। आपने इजराइल ने तो बात नहीं मानी। अब आप शांति वार्ता की बात करते हैं, इजराइल क्यों नहीं आया? इजराइल को क्यों नहीं रखा है इनके? और डोनाल्ड साहब कोई बच्चे तो है नहीं कि प्रिंस सलमान ने बोला, सऊदी अरेबिया ने बोला कि ठोको ईरान को, मैंने ठोक दिया। अरे मेरे को इजराइल ने बोला और इजराइल कट लिया पटली गली से। आप ऐसे तो बच्चे तो है नहीं, इतना दिमाग होना चाहिए। आप झूठे हैं करके मानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक नंबर के झूठे हैं, क्योंकि वो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो इसलिए ईरान को भरोसा नहीं है और आई थिंक राइटली सो। ईरान को अब ये इस पीस टॉक्स में ना स्टेक्स लगी हुई हैं दुनिया भर की, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इसके ऊपर फैसला होने वाला है। मगर एक बात जरूर है, ईरान जरूर मजबूत निकल कर आया है युद्ध के बाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पहले वो कंट्रोल नहीं करता था, अब वो कंट्रोल कर रहा है। टोल टैक्स नहीं वसूल करता था, अब टोल टैक्स वसूल करने लग गया। अब वो डिसाइड कर रहा है कि इजराइल अमेरिका की शिप्स यहाँ से नहीं जाएंगी। अब वो उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे। अब
हालांकि ऑफिशियल कोई साइकिल खुले नहीं है। ठीक है, माफ कीजिएगा अली साहब, आपको रोकेंगे, लेकिन थोड़ी देर में ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत होने वाली है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकों से शुरुआत होगी। बड़ी अपडेट, जेडी वैंस पहले ही नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। डेलीगेशन अमेरिका का पहुंच चुका है, इससे पहले ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच चुका था। आपने देखा अब्बास अराक्ची पहुंचे हैं, गलिबाफ पहुंचे हैं, और साफ तौर पर ईरान की ओर से कह दिया गया है कि तेहरान की पूर्व शर्तें अगर नहीं मानी गई तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी गई, अमेरिका की बात नहीं मानी गई, तो अंजाम बुरा होगा। यानी कि गन पॉइंट पर अमेरिका अपनी बातें मनवाना चाह रहा है, ईरान अपने पक्ष पे अड़ा हुआ है, अपने स्टैंड पर अडिग है। और ऐसे में बात इस बात को लेकर उठ रही है कि जो जगह चुनी गई है, यानी पाकिस्तान जैसा देश, ऐसे में क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता से ये जो मामला है उसे सुलझाना कितना मुमकिन है? थोड़ी देर में ईरान अमेरिका के बीच में वार्ता होने वाली है, अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकों से शुरुआत होगी। और सीधा विशाल का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी का विशाल। अली सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे। आपने सुना कि उन्होंने इजराइल के न आने पर सवाल उठाए कि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इजराइल और अमेरिका एक लीग पर हैं भी या नहीं, या दोनों के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स पर मतभेद हैं। दूसरा, पाकिस्तान को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी जगह को चुना गया, पाकिस्तान जैसी जगह को चुने जाने को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लगता है कि इससे क्या संदेश जाएगा दुनिया भर में? दोनों सवाल बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है जो आपने इसराइल के ताल्लुक से पूछा। देखिए, इसराइल का इस सीज फायर से सीधा कोई राब्ता नहीं है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर ये अनाउंसमेंट किया था कि हमें ईरान की तरफ से और वाया पाकिस्तान एक प्रपोजल मिला है 10 पॉइंट्स का, एंड दिस इज, आई थिंक इट इज़ वर्केबल, तो हम जो है इस दो हफ्ते का सीज फायर का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये इसमें इसका फौरन रिएक्शन क्या आया था? इसका फौरन रिएक्शन नेतन्याहू की तरफ से ये आया था। नेतन्याहू का ये कहना था कि हमसे तो कोई कंसल्टेशन ही नहीं हुई है, और हमारा जो है इसमें जो सीज फायर है, तो जब उसका जो फ्लैशबैक यानी इसके जो पस मंजर जो है बैकग्राउंडर ये आने लगा कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से बातचीत की थी नेतन्याहू से, लेकिन नेतन्याहू इस सीज फायर के हक में नहीं थे। चूंकि देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा, अमेरिका ने जब अटैक किया है ईरान पर, उसके मकासद, उसका अपना एजेंडा कुछ और हो सकता है, लेकिन इजराइल का एजेंडा कुछ और है। और इजराइल का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में ये कहीं से फिट नहीं बैठता है कि सीज फायर हो। इजराइल दरअसल ईरान के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चाहता था, और इजराइल ये चाहता था कि लंबी लड़ाई हो, इतनी लड़ाई लंबी हो कि ईरान बिल्कुल कमजोर हो जाए, और इसमें इजराइल को अमेरिका का साथ चाहिए था। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना विशाल कि इजराइल और अमेरिका के बीच में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल सीज फायर नहीं चाहता था, इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की गई। तो जिस तरीके से पिछले 7-8 युद्धों को खत्म कराने का दावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया, और फिर दुनिया ने आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती चौधरी बन रहे हैं, क्या इस मामले में भी यही समझा जाए? 7-8 आप गिन लें या उससे ज्यादा गिन लें, मुझे आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या गजा पर हमले बंद हो गए? मुझे आप ये बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद क्या रशिया और यूक्रेन का जंग बंद हो, ये युद्ध बंद हो गया, जंग बंद हो गई? नहीं हुई ना। तो उन्होंने कहा क्या था, वो कर क्या रहे हैं? बल्कि ये जो 2 फ्रंट ऐसे खुले हुए थे गजा पर हमले, वो बंद नहीं हुए। उसके साथ साथ आप देखिए, अच्छा ये भी हमें याद रखना होगा कि ये जो इजिप्ट में शर्म शेख में जो इजिप्ट में जो अकॉर्ड हुआ था, गजा अकॉर्ड, उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस भी बना। एक तो गजा अकॉर्ड हुआ, सीज फायर लागू हुआ, फिर बोर्ड ऑफ पीस बना। उन सबके बावजूद देखिए गजा पर अभी भी हमले हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है विशाल कि बार बार अमेरिका की मौजूदगी हर 2 देश या 3 फ्रंट्स पर जब लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर जाती है बजाय के सॉल्व होने के? देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि इसके अलग अलग एंगल हो सकता है इस चीज़ को समझने का, और इसमें 2 राय नहीं है। अगर आप डेटा देखेंगी कि अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है देश की, ये सब जानते हैं, देश का मतलब दुनिया की, और दुनिया की इकोनॉमी में अमेरिका की इकोनॉमी हथियारों से जो आती है वो भी सबसे बड़ी है, ये भी सब जानते हैं कि बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा सप्लायर है हथियार का, वो कौन है? अमेरिका है जी। तो अब अमेरिका की ये इंडस्ट्री कहाँ टिकी हुई है? वो हथियार आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में वो हथियार बिकेंगे, हथियार खरीदने की नौबत कब आएगी? जब कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अब जिस कॉन्फ्लिक्ट से सीधे तौर पर अमेरिका का फायदा होता है, तो वहां पर तो सारी चीजें हैं, और जहां पर अमेरिका का नुकसान हो रहा होता है वहां पर उसको रुकवा देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही सवाल हम अली सर के पास लेकर जाएंगे। अली सर दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। सर,
दुनिया युद्ध की आग में जलती रहे, अमेरिका के हथियार बिकते रहे, अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट होती रहे, अमेरिका के पास पैसा आता रहे, क्या ये भी एक अल्टीरियर मोटिव हो सकता है? सुपर पावर के ये जो पागलपन है, ये फिनिकी एटीट्यूड है, इसके अलावा? ये देखिए, बिल्कुल ये एक एटीट्यूड ये भी हो सकता है, मैं मानता हूँ। मगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बड़े बड़े दावे किए थे ना, मैंने ये जंग रुकाई, मैंने वो किया, मैंने अब तक किसी ने मेरे को पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए आपने सोचा नहीं, आपने मेरे को ये किया, ये सब बंकम है। मैं आपका इसमें अगर हल्का सा मेरे को आप टाइम दें, मैं बताऊंगा आपको। 1964 में ना, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब स्कूल में थे, तो इन्होंने तो बोला था कि एक बेसबॉल मैच हुआ था एक स्कूल के साथ, और ये मैन ऑफ मैच इनको नवाजा गया था। फिर 1996 में माइक टायसन, आपको याद है, बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार थे, इवैंडर हॉलीफील्ड और माइक टायसन का एक बॉक्सिंग मैच हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं खुद बॉक्सर हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से याद है ये बात। सब झूठ बोला गया। 2009 में इन्होंने गोल्फ को एक्वायर किया, और उसके ऊपर भी झूठ बोला। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं दिलचस्प बात, तो पिछले 4 साल में जब इनकी सत्ता थी, इन्होंने 30,500 टाइम्स समथिंग झूठ बोला है। एवरेज 21 टाइम्स इन अ डे, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 21 बार कोई झूठ बोल रहा है, तो आप सोच सकते हैं तो आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आप सोएंगे भी 6 घंटा, 18 घंटे। तो अमेरिका बार बार ये झूठ बोलेगा, और ईरान को भी तैयारी थी एक्चुअली कि अमेरिका ऐसा हमला कर सकता है। ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी, तो इसीलिए ईरान अभी हार नहीं मान रहा है। आप देख लीजिए, 1 महीने से ज्यादा ऊपर वक्त हो गया है, ईरान बल्कि भारी पड़ा है अमेरिका के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, मगर ईरान और मजबूत होकर निकल कर आ रहा है। अब क्यों, वो जख्मी शेर की तरह हो गया है ना ईरान। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब, दुनिया जगह कर रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट अमेरिका, अमेरिका इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी, अभी अमेरिका आई है, अब जेडी वैंस आए हैं, जान को खतरा है, तो कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, आतंकिस्तान के अंदर भी क्रेडिबिलिटी क्या है पाकिस्तान की। आप पाकिस्तान के अंदर शांति वार्ता कर रहे हो, अरे भैया देख तो लो कहां पर शांति वार्ता की बात हो रही है। जो लोग आए हैं, क्या वो महफूज हैं? ये बात सही कह रहे हैं सर। मैं तो आपके उस पॉइंट से उबर नहीं पा रही हूँ, और रह के इस बात को लेकर हंसी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना झूठ बोलते हैं, ये चीज इतनी कॉमन हो गई कि लोगों ने डेटा तक बनाना शुरू कर दिया, डेटा तक